आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है आंग्लेय सिख युद्ध। ये देखिए, अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसका ही एक परिणाम था कि आंग्लेय सिख युद्ध घटित हुआ। ये देखिए, दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। और इस युद्ध का जो अगर कारण की बात की जाए तो यही थी कि जो अंग्रेज हैं वो पंजाब प्रांत को अपनी ब्रिटिश सत्ता के अधीन करना चाहते थे। तो इसी का नतीजा क्या निकला था? आंग्लेय सिख युद्ध निकला था। तो इसको युद्ध को पढ़ने से पहले आपको पूरा पंजाब के बारे में जानना होगा कि किस प्रकार से पंजाब जो है उसका क्रमिक विकास हुआ और किस प्रकार से वो मुगल सत्ता से आज़ाद हुआ। इसके बाद देखिए, हम पढ़ेंगे जो पंजाब का शक्तिशाली शासक था जिसका कि नाम था महाराजा रंजीत सिंह, उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये युद्ध देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने पंजाब को अपनी सत्ता के अधीन कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं आंग्लेय सिख युद्ध के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो पंजाब है उसका उदय किस प्रकार से हुआ था। तो देखिए, पंजाब को आप पहले समझ लीजिए। आजकल का जो हम पंजाब देखते हैं भारत के अंदर, तो उस समय का जो पंजाब था ब्रिटिश काल में, तो ये भारत का पंजाब तो शामिल था ही था। उसके अलावा देखिए, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर भी पंजाब है। तो वो पंजाब भी इसी पंजाब के अंदर सम्मिलित रूप से इकट्ठा था। ये ठीक है, जो पंजाब था उस समय काल में उसकी जो सीमा थी, देखिए आप यहाँ पर, ये पूरा पंजाब है। तो इसकी सीमा यहाँ पर सिंध से लग रही है और यहाँ पर क्या है, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। तो ये पंजाब काफ़ी बड़ा भूभाग क्षेत्र था उस समय काल में, ठीक है। और आपको पता है कि जो पंजाब का क्षेत्र है ये क्या है, नदियों से सिंचित भूमि थी। यहाँ पर देखिए 5 नदियाँ बहती थी। उसी के नाम पर क्या नाम रखा गया इसका, पंजाब। पंज प्लस आब, यानी कि 5 आब, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उपजाऊ क्षेत्र, उसको आब बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे 5 नदियाँ बहती थी तो उसके नाम पर इसका नाम पंजाब पड़ा। और देखिए, पंजाब जो है ये क्या था, नदियों द्वारा सिंचित था। इस प्रकार से क्या था, ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। और प्रत्येक शासक की जो नज़र है वो किस पर रहा करती थी, पंजाब पर। हर एक शासक चाहता था कि पंजाब पर किसी प्रकार से उसका अधिकार हो जाए। तो इसी तरह ही जो अंग्रेज है उनकी नज़रें भी किस पर टिकी हुई थी, पंजाब पर टिकी हुई थी प्रारंभ में। देखिए, लेकिन जो पंजाब का नंबर है वो काफ़ी आखिर में जाकर आता है कि अंग्रेज़ों ने उसे अपनी सत्ता के अंदर मिला लिया। इसका कारण यही था कि देखिए, प्रारंभ के अंदर जो अंग्रेज है वो भारत के अंदर, जो भारत का पूर्वी क्षेत्र हो गया, जो दक्षिणी क्षेत्र है, उसके अलावा ये देखिए यहाँ पर बिजी रहे ये। तो इस कारण से क्या हुआ कि उनकी जो नज़र है वो काफ़ी देर बाद सिंध और जो ये पंजाब का क्षेत्र है यहाँ पर पड़ी। और बाद में नतीजा क्या निकला कि उन्होंने सिंध को और पंजाब को क्या अपने सत्ता के अधीन ला लिया था। तो देखिए, यहाँ पर ये आप मैप के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्थिति है कि ये तो उस समय का पंजाब हो गया। उसके अलावा देखिए, जो अंग्रेजी सत्ता है, आपको पता है कि प्लासी का युद्ध और बक्सर की युद्ध के द्वारा उसने बंगाल पर अधिकार किया। तो बंगाल जो प्रेसिडेंसी, उसका आप आकार देखिए पूरी तरह से उन्होंने विस्तृत कर दिया है। उसके बाद देखिए, जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसकी वो भी काफ़ी विस्तारित हो चुकी है। आपको पता है 1799 ईस्वी में जो मैसूर है उसको विजित कर लिया गया था। टीपू सुल्तान जो शासक था वो मारा गया था। उसके बाद देखिए 1818 तक उन्होंने ये भी विजित कर लिया था, मराठा क्षेत्र भी। तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी जो है पूरी तरह से विस्तृत हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए, जो आकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजी सत्ता का, वो काफ़ी विस्तृत हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो स्वतंत्र पंजाब है उसका उदय हुआ था। अगर देखिए, हम मध्यकालीन भारत से बात करें तो जो पंजाब क्षेत्र है वो उस समय काल में जो मुगल साम्राज्य है उसके अंतर्गत आया करता था। मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा था। और देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा था ये हर एक शासक के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। तो यहाँ से जो राजस्व है, जो कर है कृषि के ऊपर जो लगाया जाता था, वो काफ़ी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता था। उसके अलावा देखिए, अभी अभी मैंने आपको मैप के माध्यम से दिखाया था कि जो पंजाब था तत्कालीन, उसकी सीमाएं जो हैं वो अफगानिस्तान से टच करती थी। तो उस समय काल में जो भी विदेशी आक्रमण हुआ करते थे, तो जो विदेशी आक्रमण करता है उनका जो प्रवेश द्वार था वो कहाँ से आया करते थे, अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए पंजाब के अंदर से ही एंट्री किया करते थे। तो आप देखेंगे कि सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था ये। यानी कि जिस सत्ता के अधीन में पंजाब होता था,
जैसे कि मुगल सत्ता के अधीन में, तो वो इम्पोर्टेंट क्यों हुआ? एक तो ज़्यादा राजस्व मिलता था, उसके अलावा देखिए उसका जो सैनिक प्रशासन था ना, वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता था, ताकि विदेशी कोई आक्रमण हो तो उनसे बीच बचाव किया जा सके। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद देखिए आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि 1707 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, जो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था जिसका कि नाम क्या था, औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में। तो उसके बाद के देखिए जो भी उत्तराधिकारी थे, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, वो इतने सक्षम नहीं थे, जिसके चलते क्या हुआ कि जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन होना प्रारंभ हो गया। अब मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया, और जो ये पतन चल रहा था मुगल साम्राज्य का, इसके अंदर देखिए आप कह सकते हैं कि आग के अंदर घी डालने का काम किसने किया? ये जो अफगान शासकों के यहाँ पर हमले हुआ करते थे उसने। तो आपको पता है कि देखिए यहाँ पर जैसे नादिर शाह ने आक्रमण किया था, उसके बाद जो मुगल सत्ता है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गई। उसके बाद आपने अहमद शाह अब्दाली के नाम से सुना सुना होगा, अफगानिस्तान का शासक, उसने भी भारत पर काफ़ी लंबे समय तक आक्रमण किए। तो इन आक्रमण का नतीजा क्या निकला कि देखिए जो मुगल सत्ता थी वो पूरी तरह से यहाँ पर बिल्कुल कमज़ोर हो गई। तो इसी दौरान देखिए यहाँ पर भारत के अंदर मुगल सत्ता कमज़ोर हो रही है, उसके अलावा जो विदेशी आक्रमण है उनके खतरा मंडरा रहा है, उनका बार बार उनके आक्रमण हो रहे हैं। देखिए अगर अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो 1748 ईस्वी से लेकर आप देखेंगे लगातार 1761-62 तक उसने आक्रमण किया, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा। तो मराठा शक्ति भी कमज़ोर हो चुकी है, उसके अलावा जो केंद्रीय सत्ता है यहाँ पर मुगल प्रशासन, वो भी बेहद कमज़ोर हो चुका है। और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा किसके द्वारा उठाया गया? पंजाब के द्वारा उठाया गया। और पंजाब क्या हुआ? एक स्वतंत्र राज्य बनकर पनपना प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। तो यही वो समय था, इस समय काल में जो पंजाब है वो एक नया राज्य बनकर, साम्राज्य बनकर उभरा यहाँ पर। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये घटनाक्रम चल रहा है। तो इसी दौरान देखिए जो सिख संप्रदाय था वो 12 मिसल के अंदर विभाजित हुआ करता था। तो उसी के अंदर एक फैजुलापुर एक जगह है, वहाँ पर एक मिसल हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? फैजुलापुरिया था मिसल का नाम। मिसल का नाम यानी कि देखिए जो सिख समुदाय था वो आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे दलों के अंदर बटा हुआ था, छोटे छोटे समुदायों में बटा हुआ था, उनको क्या बोलते थे? मिसल बोलते थे। तो जो फैजलपुरिया समुदाय है उसका देखिए उसका जो आप कह सकते हैं, उसका जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? कपूर सिंह। तो कपूर सिंह ने क्या किया? एक खालसा दल की नींव रखी। खालसा पंथ नहीं, खालसा पंथ जो उसकी नींव तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रखी गई थी, इसने क्या किया? खालसा दल की नींव रखी। इसने क्या किया? ये देखिए जो बिखरे हुए ये थे यहाँ पर, जो अलग अलग मिसलों के जो सरदार थे, इनको इकट्ठा किया, आपस में इनके अंदर एकता हुई, एकीकृत हुए, और क्या हुआ कि ये जो खालसा दल है ये काफ़ी एक मजबूत संगठन बनकर उभरा। और देखिए इतना मजबूत हो गया था कि धीरे धीरे करके इसने अपने आप को यानी कि पंजाब को पूरी तरह से जो मुगल सत्ता है उससे स्वतंत्र करवा लिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब पंजाब जो है वो देखिए स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो सिख समुदाय है वो उस समय के अंदर 12 मिसल के अंदर विभक्त था, अलग अलग सरदार थे। तो इन सब का नतीजा क्या था? कोई एक शासक नहीं था, एकीकृत कोई शासक नहीं था जो सबको इनको संगठित रूप से रख पाता। सब इस समय भी अलग अलग बिखरे हुए थे। तो देखिए आप कह सकते हैं कि इस समय काल तक जो पंजाब है उसकी तो स्थापना हो गई, स्वतंत्र पंजाब राज्य की, लेकिन देखिए जो उनका मैं कह सकता हूं कि जो प्रशासनिक इकाई है उसका अभाव था, क्योंकि अलग अलग समुदायों में बटे हुए थे, कोई एकीकृत शासक इनके ऊपर नहीं था। तो देखिए अभी यहाँ पर ये 12 मिसल मैंने आपको बताई है कि कौन कौन सी जो 12 मिसल है वो सिख समुदाय के अंदर शामिल हुआ करती थी। ये सारी वो मिसल हो गई। तो ये जो आपको नाम यहाँ पर दिए गए हैं, अगर इसके अंदर से बात की जाए तो जो सबसे शक्तिशाली जो मिसल हुआ करती थी, जो शक्तिशाली समुदाय था सिख समुदाय के अंदर, वो कौन सा था? एक था सुकर चकिया मिसल था। तो सुकर चकिया जो मिसल था इसका देखिए जो प्रमुख था वो कौन था उस समय काल के अंदर? महासिंह था। ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहीं से ही, इस सुकर चकिया मिसल से ही कौन निकलेगा? महाराजा रंजीत सिंह। तो शुक्र चकिया जो मिसल है वो काफ़ी ताकतवर मिसल है, और जो मिसल का जो प्रमुख है वो कौन है? महासिंह है। तो इसी महासिंह के घर में 1780 ईस्वी के अंदर रणजीत सिंह का जन्म होता है। रणजीत सिंह जो कि देखिए पंजाब का एक महानतम शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। जब तक वो जिंदा रहा अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो पंजाब के ऊपर आक्रमण कर सके। तो इस प्रकार का वो शासक था।
और उसने देखिए अपनी सेना इस प्रकार से संगठित की थी, इतनी एक महान सेना का उसने निर्माण किया था कि एशिया के अंदर वो दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना सेना मानी जाया करती थी उस समय काल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जो महासिंह है, जो कि शुक्र चकिया मिसल का जो प्रमुख है, यहाँ पर क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हो जाता है 1780 ईस्वी के अंदर। अब देखिए ये छोटे ही हैं, जो रणजीत सिंह है उनकी उम्र जो है वो सिर्फ 12 साल है। इसी दौरान क्या हुआ कि जो महासिंह है, जो कि रणजीत सिंह के पिता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद जो रणजीत सिंह है उसको क्या बनाया गया, जो ये शुक्र चकिया मिसल थी इसका प्रमुख बना दिया गया। अभी देखिए 12 वर्ष की आयु है, उम्र काफ़ी कम है, तो ये जो अपनी मिसल है उसको संभालने के लिए अब इतने काबिल नहीं हुए हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, एक देखिए प्रशासन करने वाले एक परिषद का गठन किया गया, और ये क्या किया इन्होंने, राजा रणजीत सिंह ने इस प्रकार से ये मिसल चलाई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़े हुए, कुछ सालों के बाद यानी कि 1797 ईस्वी के बाद क्या हुआ, इन्होंने जो मिसल का जो प्रशासन है वो पूर्ण रूप से अपने हाथों के अंदर ले लिया, और जो प्रशासन एक समिति बनाई गई थी उसको भंग कर दिया। पूरी रूप से क्या बन गए, जो शुक्र चकिया मिसल थी उसके प्रमुख बन गए। तो ये सब घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही है। उसके बाद देखिए अगले साल 1798 ईस्वी में क्या हुआ कि देखिए जो अफगानिस्तान का जो तत्कालीन शासक था उस समय के अंदर, उसका क्या नाम था, जमान शाह नाम था। तो जमान शाह ने आक्रमण किया। तो पंजाब वाले क्षेत्र से जब वो आक्रमण करके लौट रहा था, तो जमान शाह की कुछ तोपें सतलुज नदी के अंदर गिर गई थी। तो सतलुज नदी के अंदर गिर गई, जमान शाह जो है वो वापस चला गया अफगानिस्तान। तो जो ये राजा रणजीत सिंह है, इसने क्या किया कि वो तोपें जो थी नदी के अंदर उनको वापस बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद जो ये अफगानिस्तान का शासक है जमान शाह, इस तक वो तोहफे पहुंचाने का काम किया। तो इससे जो जमान शाह है वो काफ़ी खुश हो गया। तो खुशी के चलते उसने क्या किया कि जो रणजीत सिंह है उसको 1799 ईस्वी में या 1798 ईस्वी के अंदर क्या किया, इसको जो लाहौर है उसको वहाँ का प्रांतीय शासक बना दिया। लाहौर का प्रांतीय शासक बना दिया किसको, रणजीत सिंह को। किसने, ये जो जमान शाह, इसने। इसके अलावा इसने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि भी प्रदान की। तो इस प्रकार से जो रणजीत सिंह है वो राजा रणजीत सिंह बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाहौर का जो उसने जैसे ही ये शासक का पद संभाला, उसके बाद उसने क्या किया, चारों तरफ देखिए दुश्मन फैले हुए हैं। यहाँ पर साइड में सिंध भी है, उस तरफ जो देखे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1799 तक, जब ये देखिए इन्होंने प्रशासन संभाला, तब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या कर रही है, भारत के अंदर तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही है। बंगाल को उसने जीत लिया है, अभी अभी मैसूर को पराजित किया है 1799 ईस्वी में उसने, ठीक है। उसके बाद जो मराठा है उनके साथ भी संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो ये सब चीज़ देखते हुए जो रणजीत सिंह है उसने क्या किया, अपना एक जबरदस्त सैन्य संगठन इन्होंने तैयार किया। माना जाता है कि रणजीत सिंह के पास एशिया की दूसरी सबसे अच्छी सेना थी। इनको देखिए कहीं से भी अच्छे सैनिक या फिर सैन्य कमांडर कहीं से भी मिलते थे तो ये क्या करते थे, उनको ऊंचा वेतन देकर भी खरीद लिया करते थे, अपने दल के अंदर शामिल कर दिया करते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, जो महाराजा रणजीत सिंह है उनकी सेना के अंदर काफ़ी सारे विदेशी कमांडर भी भरे हुए थे। लगभग माना जाता है कि 39 विदेशी कमांडर इनकी सेना की टुकड़ी में शामिल हुआ करते थे। तो देखिए इसके अंदर से कुछ नाम दिए गए हैं, कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। अलार्ड जो कि एक फ्रांसीसी सेनापति था, वो क्या करता था, घुड़सवार जो सेना थी राजा रणजीत सिंह की उसके प्रशासन को देखता था। उसके अलावा देखिए बातूरा जो कि इटली का था, उसने क्या किया था, जो पैदल सेना है उसको पूरी तरह से दक्ष बनाया था। किसके लिए, महाराजा रणजीत सिंह के लिए। गार्डनर जो कि यूएसए से था, कोर्ट जो कि फ्रांसीसी था, ये क्या करते थे, महाराजा रणजीत सिंह के तोपखाने को संभालते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया था, पूरी यूरोपियन तकनीकें अपनाई थी, ठीक है। यूरोपियन तकनीकों से प्रशिक्षित किया था, यूरोपीय हथियारों से वो लैस होते थे, और हर प्रकार के युद्ध को लड़ने में अपनी सेना को पूरी तरह से सक्षम बनाया था। और देखिए सैनिकों को भी खुश रखने का पूरा ख्याल रखा जाता था। महाराजा जो रणजीत सिंह है वो सैनिकों को क्या करते थे, हर महीने का वेतन देते थे, जिसको कि क्या कहा जाता था, महादारी कहा जाता था। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन देखिए पीसीएस में, किसी न किसी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। तो महादारी ये पूछा जा चुका है। महादारी क्या था, सैनिकों को जो प्रति माह वेतन दिया जाता था रणजीत सिंह के समय काल में, उसको बोलते थे। और सेना का आप आकार देखिए, उस समय काल के अंदर जो रणजीत सिंह की सेना थी वो क्या थी, लगभग उसके अंदर 75,000 सैनिक शामिल थे।
तो देखिए इसी के चलते ही जो अंग्रेज है उन्होंने कभी क्या किया, पंजाब की तरफ आंख उठाकर देखने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। ठीक है, वो डरते थे, वो जानते थे कि महाराजा जो रणजीत सिंह है उसको जीत पाना संभव नहीं है। तो ये सब देखिए इस किस प्रकार से जो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना का गठन किया। और देखिए इस सेना के बलबूते पर क्या किया महाराजा रणजीत सिंह ने 1805 ईस्वी के अंदर जो अमृतसर है वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। अमृतसर देखिए जो पंजाब की राजधानी है वर्तमान में, वहाँ पर क्या कर दिया, अपना अधिकार कर लिया। तो ये जो अमृतसर है उस समय काल के अंदर देखिए था तो सिख समुदाय के अंतर्गत ही था। तो सिख संप्रदाय की एक मिसल थी, भांगी मिसल या बंगी मिसल, तो उसने कब्जा कर रखा था अमृतसर पर, उसका यानी कि साम्राज्य कायम था। ये क्या थी देखिए, जो मिसल थी अलग अलग 12 मिसल थी। तो यहाँ ये देखिए जिन जिन क्षेत्रों में रहती थी, तो वो क्षेत्र हो गया, उसके आसपास के क्षेत्र क्या हो गए, तो उनका जो राजपाट संभालने का काम ये मिसल ही किया करती थी। तो इस प्रकार से ये जो बंगी मिसल के पास अमृतसर था, तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने इसको अब इस पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से देखिए उस समय काल के अंदर जो पंजाब था उसकी दो महत्वपूर्ण जगह थी। एक तो लाहौर हो गई, जो कि क्या माना जाता था, राजनीतिक केंद्र माना जाता था। उसके अलावा जो अमृतसर है वो क्या था, धार्मिक केंद्र था। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार 1805 ईस्वी तक जो महाराजा रणजीत सिंह है उन्होंने जो धार्मिक केंद्र हो गया पंजाब का और राजनीतिक केंद्र हो गया, इस पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लिया था। और इसके बाद देखिए राजा रणजीत सिंह ने क्या किया, ये जो 12 मिसल थी जो कि अलग अलग बिखरी हुई थी, इनको क्या करने का काम किया, दोबारा से एकीकृत करने का काम किया, दोबारा से सबको एक साथ लिया। ठीक है, जो जैसे अलग अलग मिसल के जो सरदार थे उनको अलग अलग पद दिए गए दरबार के अंदर, इस प्रकार से सबको एक साथ लेकर चला गया। इनके दरबार में हर धर्म के व्यक्ति मिलेंगे आपको, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई धर्म वगैरह ये नहीं देखते थे, हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। तो इसी के बलबूते पर क्या किया, इन्होंने एक महान सेना का निर्माण किया था और एक शक्तिशाली राज्य जिसको कि पंजाब के नाम से जानते हैं उसका निर्माण किया था। अब देखिए अब समय आ गया है 1809 ईस्वी का। तो देखिए 1799 की अगर बात करें तो मैसूर का युद्ध जीत लिया अंग्रेजों ने, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई है। तो टीपू सुल्तान वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो टीपू सुल्तान है उसने क्या किया था, जो नेपोलियन है उसको यानी कि संपर्क करने का उससे प्रयास स्थापित किया था। तो यहाँ पर इसके बाद क्या चल रहा है कि जो नेपोलियन है उसके बीच में और जो रूस का जो सम्राट है जिसका कि क्या नाम है अलेक्जेंडर प्रथम, उनके बीच में मित्रता हो गई, उनके बीच में संधि हो गई, तिलसित की संधि बताया था मैंने आपको। तो तिलसित की संधि हो गई, उस संधि के अंदर ये योजना बनाई गई थी कि जो देखिए भारत का क्षेत्र है यहाँ पर क्या किया जाएगा, आक्रमण किया जाएगा स्थल मार्ग से। तो अगर बात करें तो देखिए ये तो क्या किया गया था कि भारत पर आक्रमण किया जाएगा स्थल मार्ग से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये जैसे भारत हो गया इस उस समय काल के अंदर, तो जो आक्रमण ये करने की योजना बन रही थी, तो ये अगर देखिए यहाँ पर ऊपर रूस था और यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया और ये क्षेत्र जो हुआ करता था वो पंजाब था, यहाँ पर सिंध हो गया। तो अगर ये रूस यहाँ पर आक्रमण करता है या नेपोलियन आक्रमण करता है तो कैसे आक्रमण करेंगे, अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए, पंजाब से होते हुए फिर यहाँ पर आक्रमण करेंगे ब्रिटिश क्षेत्र पर। तो इसके चलते क्या था कि देखिए जो अंग्रेज हैं वो क्या करना चाहते हैं, अफगानिस्तान को अपने अधिकार के अंदर लेना चाहते हैं, ताकि अगर नेपोलियन या फिर जो रूस है वहाँ से आक्रमण करता है तो उनको रोका जा सके। और रोकने के लिए देखिए उनको एक भारी सेना की भी आवश्यकता थी अंग्रेजों को। तो उन्होंने क्या किया था कि सिंध के साथ भी संधि कर ली थी, जिसको कि शाश्वत मित्रता की संधि कहा जाता है। उसके अलावा 1809 ईस्वी के अंदर ही अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो महाराजा रणजीत सिंह है इसके साथ भी एक संधि कर ली थी, जिसको कि किस नाम से जाना जाता है, अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों की थी अंग्रेजों ने, जो नेपोलियन और जो रूस के आक्रमण का खतरा था उससे बचने के लिए संधि की थी। तो देखिए ये महाराजा रणजीत सिंह ने ये संधि कर ली। अगर बात की जाए ये जो संधि हुई थी, इस संधि के अंदर जो अंग्रेजों की तरफ से जो भागीदारी की थी वो किसने की थी, एक अंग्रेज था जिसका क्या नाम था, चार्ल्स मैटकोफ था। तो वो इस संधि में शामिल था। दूसरी तरफ कौन हो गया, महाराजा रणजीत सिंह हो गए। तो इस संधि के अंदर देखिए क्या माना गया, इस संधि के अंदर ये कहा गया कि जो पंजाब और देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या है, मित्र है। ठीक है, मित्रतापूर्ण उनके अंदर भावना रहेगी, वो शाश्वत मित्र है। इसके अलावा देखिए कहा गया कि जो सतलुज नदी है उसको क्या माना गया, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो पंजाब है उसकी सीमा माना गया, इस किसको, सतलुज नदी को। लेकिन देखिए जैसे ये सतलुज नदी है तो यहाँ पर पंजाब हो गया, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इसको जैसे क्षेत्र मान लिया गया कि ये ब्रिटिश क्षेत्र और ये पंजाब है।
लेकिन देखिए यहाँ पर नदी पार करके भी जो महाराजा रंजीत सिंह है इसके क्षेत्र हुआ करते थे। तो ये क्षेत्र हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने माना कि ये अब हमारे क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से ये संधि हो गई। और देखिए पंजाब के साथ ये कंडीशन ये भी रखी गई थी कि जो पंजाब है वो जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पर क्या करेगा, अपनी कम से कम सेना रखेगा। तो जैसे राजा रंजीत सिंह ने जब ये संधि की गई थी, तो इसी संधि के कारण माना जाता है कि जो राजा रणजीत सिंह था उसने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ यानी कि झुकने वाली नीति अपनाई थी। ठीक है, ये चाहता तो इस संधि से इनकार कर सकता था, अंग्रेजों को डरा धमका सकता था, कुछ भी, लेकिन राजा रणजीत सिंह ने ऐसा नहीं किया। ये माना जाता है कि राजा रणजीत सिंह की संधि से रणजीत सिंह जो अंग्रेजों के सामने झुक गया था। तो ये बातें हो गई इनके बीच में। तो इस प्रकार से देखिए आपने पिछले टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं जो सिंध वाला था, कि किस प्रकार से 1815 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो ये खतरा था, ये रूस और नेपोलियन के आक्रमण का, ये अंग्रेजों का टल जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब ये निर्धारित कर दी गई सीमा, इसके बाद जो रंजीत सिंह ने है उसने अपने क्या किया, साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। अब नदी पार करके साम्राज्य का विस्तार नहीं किया क्योंकि संधि हो चुकी है, अमृतसर की संधि। तो ये जो रंजीत सिंह है इसने क्या किया, ये आगे की तरफ बढ़ा। जो वर्तमान पाकिस्तान में देखिए मुल्तान का क्षेत्र हो गया, पेशावर हो गया, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे कश्मीर वगैरह के क्षेत्र इनको विजित कर लिया था। कहने का मतलब जो पंजाब है उसका काफ़ी बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया गया था राजा रंजीत सिंह के द्वारा। उसके बाद देखिए 1814 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि जो अफगान शासक था शाह शुजा, इसको देखिए वहाँ पर उत्तराधिकार का कोई मामला चल रहा था अफगानिस्तान में। तो शासक तो शाह शुजा था, लेकिन क्या किया गया, उत्तराधिकार के चलते इसको वहाँ गद्दी से उतार दिया गया। अब शाह शुजा जो है वो किसी भी प्रकार से यहाँ का देखिए शासक नहीं था, और शाह शुजा के पास क्या था, कोहिनूर का हीरा था। आपको पता होगा कि नादिर शाह ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तो उसके बाद देखिए जो कोहिनूर का हीरा है वो नादिर शाह लेके चला गया। नादिर शाह के बाद वो हीरा किसके बाद आ गया, जो अगला अफगान शासक बना था अहमद शाह अब्दाली, उसके पास आ गया। तो अहमद शाह अब्दाली का ही पोता था ये शाह शुजा। अब क्या है, कोहिनूर हीरा उसके पास है। तो इस प्रकार से जो शाह शुजा है उसने क्या किया, कोहिनूर हीरा किसको दे दिया, महाराजा रंजीत सिंह को दे दिया। और क्यों दे दिया, क्योंकि देखिए वो वहाँ पर दोबारा से अपनी सत्ता पर काबिज होना चाहता है। तो उसी के चलते मदद मांगने के लिए उसने वो कोहिनूर का हीरा महाराजा रंजीत सिंह को दे दिया। और बाद में देखिए महाराजा जो रंजीत सिंह ने उन्होंने उनकी कोई ज़्यादा मदद नहीं की थी। ठीक है, तो उसके बाद अगर महाराजा रंजीत सिंह की बात करें तो देखिए सिंध के बारे में आपने पढ़ा था, टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो सिंध क्षेत्र है यहाँ पर जो महाराजा रंजीत सिंह है वो भी अपना कब्जा करना चाहता था। लेकिन देखिए अंग्रेजों की कूटनीति के चलते ये सब संभव नहीं हो पाया, सिंध को जो राजा रंजीत सिंह है वो जीत नहीं पाया। तो ये सब चलते रहने के दौरान, यानी कि अपने जीवन काल के अंदर अंग्रेजों के साथ राजा रंजीत सिंह की किसी प्रकार की मुठभेड़ नहीं हुई। राजा रंजीत सिंह के बारे में अंग्रेज जानते थे काफ़ी शक्तिशाली शासक है, इससे जो है डायरेक्ट टक्कर लेना ठीक नहीं है। और यहाँ पर जो राजा रंजीत सिंह है वो भी अंग्रेजों की शक्ति से पूरी तरह से वाकिफ थे। अपने जीवन काल के अंदर जो राजा रंजीत सिंह है वो किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के साथ सीधे तौर पर नहीं उलझे। तो इन सब के चलते 1839 ईस्वी के अंदर जो राजा रंजीत सिंह है उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद देखिए जो राजा रंजीत सिंह के जितने भी उत्तराधिकारी थे बाद के, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं थे। और इनकी मृत्यु के बाद आप देखेंगे 1839 ईस्वी में मृत्यु हुई, और 10 साल के अंदर ही 1839 49 तक ही अंग्रेजों ने जो पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। अब देखिए महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1839 ईस्वी में जो उनका पुत्र था, जिसका कि क्या नाम था, खड़ग सिंह था, उसको देखिए महाराजा घोषित किया गया। अब जो खड़ग सिंह था वो अल्प बुद्धि था, इतिहासकारों ने उसको क्या कहा है, मूर्ख की भी संज्ञा दी है। तो देखिए ये किसी भी प्रकार से प्रशासन को चला नहीं पाया। तो जो दरबार है ना उसके अंदर जितने भी सरदार थे उनके बीच में क्या हुआ, भयंकर गुटबंदी हो गई। सब ने अपने अपने गुट बना लिए और क्या करने लगे, षड्यंत्र रचने लगे। तो षड्यंत्र का ही नतीजा था कि देखिए जो ये नया महाराजा बना है खड़ग सिंह, इसको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर जो दरबारियों के गुट बने थे उसके अंदर देखिए जो सबसे शक्तिशाली गुट हुआ करता था ना, वो क्या करता था, प्रशासन को अपने तरीके से चलाने की कोशिश किया करता था। तो यहाँ पर जो भी गुट है जो कि सबसे शक्तिशाली, उसने क्या किया, जो ये देखिए खड़ग सिंह का बेटा है जिसका क्या नाम है, नौनिहाल सिंह है, इसको महाराजा बना दिया। अब ये 1839 ईस्वी जो सन है उसके लास्ट में बना था, 1840 तक रहा। तो नौनिहाल सिंह को क्या किया, महाराजा बना दिया। अब ये महाराजा है, और जो अब बात करें खड़ग सिंह की, वो कैद के अंदर है। तो
तो कैद के अंदर ही जो खड़ग सिंह है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद देखिए जब खड़ग सिंह का दाह संस्कार किया जा रहा था तो नौनिहाल सिंह भी शामिल था, बेटा था। तो जब नौनिहाल सिंह वापस लौट रहा था तो देखिए कोई दरवाज़ा इसके ऊपर गिर गया था, कोई गेट यानी गेट के ऊपर कोई छतरी टाइप बनी हुई थी तो इसके ऊपर गिर गई थी। उसके चलते क्या हुआ, नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए किस प्रकार से 1 साल के अंदर ही यहाँ पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद जो देखिए जो उसकी पत्नी थी वो गर्भवती थी इस समय। तो जो नौनिहाल की माँ थी वो चाहती थी कि जब जब देखिए इसका पुत्र होगा नौनिहाल सिंह को तो उसको शासक घोषित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी प्रशासन को संभालने के लिए क्या किया कि नौनिहाल की जो माँ थी जिंद कौर, उसने सत्ता को कुछ समय के लिए संभाल लिया। 1840 ईस्वी की बात है। अब ये सत्ता को संभाल लिया, इससे क्या हो रहा है देखिए, एक तो इनके पास एक प्रॉपर उत्तराधिकार नहीं है, कोई शासक एक के बाद एक मर रहे हैं, कोई शक्तिशाली राजा नहीं है राजा रणजीत सिंह की तरह। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि पंजाब के अंदर भयंकर जो है अराजकता फैल गई। ठीक है, जब प्रशासन सही तरीके से नहीं चलता तो जो जनता है उनके बीच में क्या हुआ, अराजकता फैल गई। उसके बाद देखिए मैंने बताया सरदारों के गुट बन गए थे, तो उन्होंने क्या किया, शेर सिंह जो कि देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा था अभी, नौनिहाल सिंह क्या है, इसका बेटा है, किसका, खड़ग सिंह का। यहाँ पर देखिए फिर से शेर सिंह, इसको जो कि रंजीत सिंह का बेटा था, इसको यहाँ पर महाराजा बनाया गया। 1841 से 43 तक ये महाराजा रहा। बाद में देखिए धोखे से इसकी हत्या कर दी गई। अब ये जो शासक था ये भी मारा गया। इसकी हत्या के बाद जो राजा रणजीत सिंह है उसका एक और बेटा था जिसका कि क्या नाम था, दलीप सिंह था, उम्र में काफ़ी कम था, तो उसको पंजाब का नया महाराजा घोषित किया गया, जो कि 1843 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी तक शासक रहा। इसी के समय काल में ही जो आंग्ल सिख युद्ध है वो लड़े गए थे। और बाद में देखिए जो दलीप सिंह है उसको क्या किया गया था, इंग्लैंड निर्वासित कर दिया गया था पेंशन के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि जो रंजीत सिंह है वो काफ़ी अल्पायु था, शासन को चलाने में वो पूरी तरह से सक्षम नहीं था। तो यहाँ पर देखिए जो जिंद कौर है, जो राजमाता है, उसने ही क्या किया, यहाँ पर प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। प्रशासन वही चला रही थी और जो रंजीत सिंह है वो क्या था, अल्पायु था। तो इस प्रकार से देखिए पंजाब के अंदर भयंकर जो आप कह सकते हैं अराजकता फैली हुई है। उसके अलावा देखिए जो सैनिक हो गए, सैन्य टुकड़ी होगी, सैनिक हो गए, जो सामान्य नागरिक है वो सब क्या है, परेशान है। सैनिकों ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया क्योंकि सैनिकों को अब देखिए किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो राजपाट है वो खुद ही मतलब एक सीरीज में नहीं चल रहा। तो भयंकर कहने का मतलब कि अराजकता फैली हुई है। तो इसी के बाद देखिए क्या हुआ, इसी सब के दौरान जो अंग्रेज है वो देखिए पंजाब पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। अब अंग्रेजों को पूरी तरह से पता लग चुका है कि जो पंजाब है वो पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुका है और पंजाब को अपने आधिपत्य के अंदर लिया जा सकता है। तो इसी का नतीजा क्या निकला, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध होता है, जो कि कब हुआ, 1845 से 46, 1 साल तक लगभग चला ये। इसके अंदर देखिए क्या हुआ कि अंग्रेज जो है उन्होंने 1843 ईस्वी में सिंध को विजिट कर लिया। इससे जो हमारी पहले क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सिंध को किस प्रकार से विजिट कर दिया। उसके बाद देखिए जो अंग्रेज हैं अब उनकी नज़र किसके ऊपर है, पंजाब के ऊपर है पूरी तरह से। अब अंग्रेजों को कोई ना कोई बहाना चाहिए कि किस प्रकार से पंजाब पर आक्रमण किया जाए। तो ये बहाना भी किसने दे दिया, देखिए जो पंजाब की सेना है उसने ये बहाना दे दिया अंग्रेजों को। पंजाब की सेना ने क्या किया कि सतलुज नदी पार करके वहाँ के कुछ क्षेत्र थे तो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर आक्रमण कर दिया। जबकि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। उसके अंदर ये निर्धारित किया गया था कि सतलुज नदी जो है वो क्या मानी जाएगी, सीमा रेखा मानी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख जो सत्ता है उसके बीच में। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि अमृतसर की जो संधि है उसका उल्लंघन किया गया है। तो इसी के चलते क्या है, दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई और नतीजा क्या निकला, पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ यहाँ पर। तो देखिए अगर बात करें इस समय काल में जो अंग्रेजी सेना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, या भारत का गवर्नर जनरल कौन इस समय के अंदर, लॉर्ड हार्डिंग है। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग 2 हैं, एक दूसरा भी है वो आपने पढ़ा होगा, जो दिल्ली दरबार 1911 के इसके ऊपर बम भी गिराया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा, वो अलग है, ये लॉर्ड हार्डिंग है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, देखिए यहाँ पर जो सिख सेना और अंग्रेज सेना आमने सामने हो गई। तो अंग्रेजों ने देखिए क्या किया कि बड़ी ही चतुराई से जो सिख सेना का सेनापति था जिसका क्या नाम था, लाल सिंह,
उसको अपने गुट के अंदर शामिल कर लिया। जब देखिए सेनापति ही विश्वासघाती निकल जाए तो सेना किस प्रकार से जीतेगी, तो वही नतीजा निकला। छोटी छोटी कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसके अंदर देखिए मुद की, फिरोजपुर, आलीवाल हो गया, सूबा रहान हो गया, ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी गई और इन हर एक लड़ाइयों में जो सिख सेना है वो बुरी तरह से पराजित हो गई। ठीक है, पराजित हो गई। और उसके बाद देखिए ज़बरदस्ती जो अंग्रेज है उन्होंने क्या किया, जो सिख हैं, जो ये सिखों से क्या किया, संधि स्वीकार करवा ली। ठीक है, और उस संधि को किस नाम से जानते हैं, लाहौर की संधि के नाम से जानते हैं। और इन युद्ध के दौरान देखिए जो अंग्रेज उन्होंने लाहौर और कश्मीर पर भी अपना अधिकार जमा लिया। और उसके बाद क्या किया गया, सिखों के ऊपर 1843 ईस्वी में 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि थोप दी गई। अब देखिए जो लाहौर की संधि हुई थी, इसके अंदर क्या क्या कंडीशन रखी गई। अब इसके अंदर दोबारा से सतलुज नदी को सीमा मान लिया गया ब्रिटिश सत्ता और उसके बीच में, सिखों के बीच में। जबकि पहले मैंने आपको बताया था 1809 में जो संधि हुई थी, तो सतलुज नदी को पार करके भी क्या थे, सिख क्षेत्र हुआ करते थे। लेकिन अब अंग्रेजों ने वो छोटे मोटे जो सिख क्षेत्र थे उनको हड़प लिया और पूरी तरह से सीमा रेखा मान लिया उसको। ठीक है, उसके अलावा अंग्रेजों ने देखिए युद्ध लड़ा, इसके अंदर अंग्रेजों का खर्चा हुआ, तो इन्होंने क्या किया, सिख सेना से, सिख प्रशासन से युद्ध का हर्जाना भी वसूल किया। तकरीबन देखिए 1.5 करोड़ रुपया युद्ध का हर्जाना लिया गया। अंग्रेज ऐसा ही करते थे, सेना को हराकर क्या करते थे, हर जगह युद्ध का हर्जाना लेते थे। आपने पिछले काफ़ी युद्ध में पढ़ा है, देखा है कि अंग्रेज किस प्रकार से ये पैसा ले लिया करते थे। और ये सब देखिए किस लिए कर रहे हैं अंग्रेज, अंग्रेज चाहते तो डायरेक्ट हरा कर भी पंजाब पर अधिकार कर सकते हैं, लेकिन देखिए जनता बगावत ना कर दे, विद्रोह ना कर दे, इसलिए अंग्रेजों की ये नीति थी कि धीरे धीरे करके वो क्या करते थे, राज्य को इतना कमज़ोर कर देते थे कि अंत में जो राज्य है वो पूरी तरह से शामिल होने के लिए ब्रिटिश सत्ता के अंदर तैयार हो जाता था। तो यहाँ पर 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना लगाया गया पंजाब पर। तो उस समय में देखिए पंजाब के पास इतना पैसा भी नहीं था, 50 लाख रुपए तो दे दिए पंजाब ने, बाकी के लिए क्या करना पड़ता था, वही करना पड़ता था कि जमीन का क्षेत्र दे दिया जाता था। तो उपजाऊ क्षेत्र पंजाब ने अंग्रेजों को दे दिया कि भाई यहाँ से राजस्व इकट्ठा करो और अपना 1.5 करोड़ रुपया पूरा करो। हर जगह अंग्रेजों की यही नीति थी। इस संधि के दौरान देखिए क्या हुआ कि दलीप सिंह जो है उसको महाराज मान लिया गया। और दलीप सिंह जो अल्पायु था, मैंने आपको बताया था, तो प्रशासन को चलाने के लिए जो जिंद कौर है राजमाता, उसको संरक्षक नियुक्त किया गया। और लाल सिंह देखिए जो धोखेबाज था, जिसने धोखा दिया था सिख सेना को, उसी को ही प्रधानमंत्री बना दिया गया। अंग्रेजों ने ये सब इसलिए किया है ताकि जो सिख प्रशासन है उसको पूरी तरह से कमज़ोर बनाया जा सके। इसके अलावा देखिए एक अंग्रेज रेजिडेंट को नियुक्त कर दिया, ठीक है, सिख दरबार में, जिसका क्या नाम था, हेनरी लॉरेंस। ये जो रेजिडेंट था ये काफ़ी घातक हुआ करता था, हर प्रकार की आंतरिक नीतियाँ, विदेश नीतियाँ, सब में हस्तक्षेप करता था अपना। और वहाँ की देखिए जो भी खबरें हुआ करती थी गवर्नर जनरल तक पहुँचाने का काम भी किया करता था। तो इसी दौरान मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेज है उन्होंने कश्मीर पर भी कब्जा कर दिया है। तो कश्मीर पर जो कब्जा कर लिया था और इस संधि के अंदर कश्मीर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो इससे क्या था कि ये सिख जो सरदार थे काफ़ी असंतुष्ट थे। तो इसी के चलते क्या किया, इन्होंने दोबारा से विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए इतनी जल्दी ये विद्रोह हो रहा है, तो इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, फिर से एक संधि की सिखों के साथ, जिसको किस नाम से जाना जाता है, भैरोवाल की संधि की 1846 ईस्वी में। इस संधि के दौरान देखिए क्या किया गया, ये अभी जो संरक्षक बनाई गई थी जिंद कौर और जो प्रधानमंत्री लाल सिंह, इनको हटा दिया और पंजाब के अंदर प्रतिशासक यानी कि शासन अभी चलाने में जो दलीप सिंह अब असमर्थ है, बच्चा है, तो उसके लिए एक प्रतीकात्मक शासन के रूप में एक परिषद का गठन कर दिया गया। इस परिषद के अंदर देखिए अंग्रेज भी शामिल थे और कुछ सिख सरदारों को भी शामिल किया गया था। तो ये क्या करते थे, प्रशासन यहाँ पर चलाते थे। ठीक है, ये तो अंग्रेज की नीति थी कमज़ोर करने के लिए। अब पूरी तरह से अंग्रेजों ने किस प्रकार से जो पंजाब है उसको अपने अधिग्रहण में लिया, तो यहाँ पर देखिए अब आपको पता है कि ये जो पहली संधि यहाँ पर हुई है, लाहौर की संधि, भैरोवाल की संधि, तो ये क्या थी, सिखों के लिए बेहद ही अपमानजनक थी, यहाँ पर अपमानजनक थी। उसके बाद भारत के अंदर देखिए इस समय नया गवर्नर जनरल भी आ चुका है। 1848 का अगर शासनकाल देखें तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर आ चुका है। लॉर्ड डलहौजी को देखिए ब्रिटिश कंपनी ने भेजा है, किस लिए, वो भारत को पूरी तरह से एकीकृत बाजार बनाना चाहते हैं, पूरे भारत को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ने आते ही आपको पता होगा यहाँ पर अंग्रेज गवर्नर एक से बढ़कर एक स्कीमें ला रहे हैं। वैसे ही लॉर्ड डलहौजी भी एक स्कीम लेकर आया, राज्य हड़प की नीति।
इसके अंतर्गत क्या था, जिन भी राज्य का देखिए कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता, जैसे राजा का कोई बेटा नहीं है तो वो देखिए किसी गोद लिए हुए बेटे को वहाँ पर शासक नहीं बना सकता। तो ऐसे में क्या होगा कि जो राज्य है वो क्या अंग्रेजी सत्ता उसको अपने हाथों के अंदर ले लेगी। ठीक है, राज्य को हड़पने की नीति थी। अब पंजाब के अंदर इस प्रकार का कोई सीन नहीं था। वहाँ पर देखिए वास्तविक उत्तराधिकारी जो दलीप सिंह है वो जिंदा है, तो इस पंजाब को ये हड़प नहीं सकता डलहौजी। तो इसी का नतीजा क्या था कि उन्होंने देखिए किसी न किसी बहाने से, यानी कि जो पहले वो संधियाँ हुई थी, लाहौर की संधि या फिर अमृतसर की संधि, इन संधियों के उल्लंघन का आरोप लगाया, कुशासन चलाने का वहाँ पर आरोप लगाया पंजाब के अंदर, और युद्ध हो जाता है दोबारा से। और इसको क्या बोलते हैं, दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुजरात का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ कि जो सिख सेना है वो बुरी तरह से पराजित हो जाती है, और देखिए जो पंजाब है उसको पूरी तरह से ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और ब्रिटिश सत्ता के अधिग्रहण में ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए पंजाब का भारत के अंदर, ब्रिटिश भारत के अंदर विलय हुआ था। और जो दलीप सिंह है जो कि अंतिम महाराजा था, इसको क्या किया गया, पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया, या देखिए पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था इसको। तो वहीं पर देखिए आपको बताया था जो कोहिनूर हीरा था जो कि दलीप सिंह के पास था, इस प्रकार से वो कहाँ पहुँच गया, इंग्लैंड पहुँच गया, और जो इंग्लैंड की महारानी है उसके ताज में सुशोभित हो गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से पंजाब को अंग्रेजों ने अपनी सत्ता के अधीन किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।